नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का आरंभ एजुकेशन चैनल पे। देखिए, आप सभी को पता होगा, कल जो हम लोगों ने मैंने एक टीज़र लॉन्च किया था 8 बजे, उसका प्रीमियर था। आप सब ने देखा भी होगा, आप सबका बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं उसमें। ठीक है, तो वो जो टीज़र था हम लोगों ने, उससे आपको पता चला होगा कि हम लोगों ने नाम को जो है वो चेंज कर दिया है। तो उससे आप लोगों को मैं 2-3 मिनट लूँगा। मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि नाम हम लोगों ने क्यों चेंज किया। जब मैंने 25 जून 2021 को ये चैनल लॉन्च किया था, तो मैंने न ही इस चैनल के नाम पे फोकस किया था, न ही एडवर्टाइजमेंट पे फोकस किया था, न ही चैनल के ब्रांडिंग पे फोकस किया था, और कोई भी चीज़ पे, ये सब जो सेकेंडरी चीज़ें मैंने समझा था। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था चैनल के कंटेंट पे, और मैं उसको किस तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूँ उस पे। मेरा ऐसा मानना था और ऐसा मानना है कि एक बेहतर मेंटोर और बेहतर टीचर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें हैं। पहला, कि आप कैसा कंटेंट कलेक्ट करके आते हैं, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, आपकी विश्लेषण क्षमता कैसी है। और दूसरा, आप उन एनालिटिकल कैपेबिलिटी से, अपनी विश्लेषण क्षमता से जो कंटेंट आप लेके आए हैं, उसको आप कितने आसान भाषा में, कितने सहज भाषा में आप डिलीवर कर सकते हैं। तो पूरा कंसंट्रेशन मैंने, आप लोगों ने सब ने देखा होगा, जब शुरुआती दौर पे मैंने चैनल लॉन्च किया, और जो वीडियोस आप लोगों ने देखेंगे, जब आप जाके देखिएगा, आप लोगों ने नहीं, ये दोनों ही चीज़ पे मेरा पूरा फोकस डला हुआ था। मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया था सिर्फ 2 चीज़ों पे, कंटेंट और दूसरा उसका डिलीवरी। ठीक है, तो उस समय पे न ही मैं थंबनेल पे कोई ये करता था। थंबनेल आज भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सिंपल थंबनेल रहता है हमारे चैनल का, हमारे वीडियोस का, क्योंकि मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि कोई थंबनेल को देख के आए, कोई एडवर्टाइजमेंट को देख के आए, कोई चैनल की आभा मंडल जो रहता है, जो बाहरी आवरण रहता है, जो सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए, उसको देख के आए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, वो ये देख के आए कि इस चैनल पे उसको कितना बेहतर उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान इंप्रूव हो सकता है। उसको वो हर दिन अपने आप को पिछले दिन से बेहतर महसूस करे। वो ये देख के आए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, वो ये देख के आए कि टीचिंग स्किल कैसी है मेरे पढ़ाने की। ठीक है, तो मैं पूरी ये चाह रहा था, और आप सब ने इतनी जल्दी इस चैनल को इस मुकाम पे पहुंचा के हर दिन ये प्रूफ किया है कि टैलेंट की कद्र है। ठीक है, अगर कोई चीज़ को आप दिल से चाहो और अपना 100% दो, वो चीज़ें कामयाब होती हैं। ये आप लोगों ने हर दिन ये इस बात को प्रूव किया है। तो मैं आप सब से यही चाह रहा हूँ कि आज हम लोग नए चैनल, नए नाम के साथ, चैनल के नए नाम के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबका सपोर्ट और प्यार अभी तक हमारे चैनल को मिलता रहा है, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि चैनल का नाम बदला है, लेकिन वो जोश और वो जुनून वही है जो हमारे पुराने चैनल पे था। लगभग आपको उससे दोगुना जोश और दोगुनी उम्मीद और दोगुना प्रयास इस नए नाम के साथ आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, और उसी दुगुने सपोर्ट की उम्मीद मैं भी आप सबसे करता हूं। नेक्स्ट टारगेट याद रखिएगा, 10,000 सब्सक्राइबर, 10 के सब्सक्राइबर्स। आप सब मेरा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को अपना प्यार देते रहिए। मैं आप सब के लिए ये वादा करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप सबको प्रोवाइड कराते रहूँगा बहुत कम टाइम पे। और ये जो हमारे चैनल की एक यूनिकनेस है कि हम बाकी सब चीज़ों को, बैनर, चैनल की एडवर्टाइजमेंट और चैनल का जो थंबनेल है, उसको सेकेंडरी मानते हैं। हम इस बात को प्राइमरी मानते हैं कि हमारे चैनल का कंटेंट कैसा है और उसका डिलीवरी कैसा है। ये जो यूनिकनेस है हमारी चैनल की है, वो आपसे वादा करता हूं मैं कि ये हमेशा बनी रहेगी। जब तक ये चैनल रहेगा, तब तक ये यूनिकनेस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट याद रखिएगा। चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आप लोगों को पहले से भी बेहतर कंटेंट कम समय में और बेहतर डिलीवरी के साथ प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी जोश के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आजीविका का, जो टॉपिक है ग्रामोद्योग। आजीविका में ग्रामोद्योग की भूमिका वाला जो टॉपिक है, इसमें से 2012 और 2017 दोनों में ही क्वेश्चंस आए हुए हैं।
तो बहुत शानदार ये तरीके से हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पहले के टॉपिक कवर करते आए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक भी हम लोग। और ये टॉपिक को ये पढ़ने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामोद्योग की भूमिका। ये मेन जो है वो आजीविका में ग्रामोद्योग की भूमिका, ये जो है मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रामोद्योग क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इसका बैकएंड का जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूं कि देश आज़ाद होने के बाद से ग्रामोद्योग की किस किस तरीके से फोकस किया गया और ग्रामोद्योग बेसिकली होता क्या है। देखिए, ग्रामोद्योग आप लोग नाम से समझ रहे होंगे, गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग होते हैं, जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं, जिसपे किसान और जो श्रमिक होते हैं, वे मैक्सिमम किसान और श्रमिक जिस पे डिपेंड होते हैं, गांव की जो अर्थव्यवस्था चलती है वो चलती है ग्रामोद्योग से। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, जो हस्तशिल्प उद्योग होते हैं, जो कोसे के उद्योग होते हैं, जो दिया सलाई का उद्योग होता है, जो छोटे छोटे दिया बनाने का उद्योग होता है, जो मिट्टी का उद्योग होता है, जो बांस का उद्योग होता है, जो काष्ठ शिल्प का उद्योग होता है, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी उद्योग हैं, जो वास्तविक ग्रामीण जीवन के परिवेश पर डिपेंड करती हैं, कि जो ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण संस्कृति है ना, जो कल्चर होता है गांव की, उस पे डिपेंड करती हैं, वो सब उद्योग कहलाते हैं ग्रामोद्योग। छोटे छोटे उद्योग होते हैं, तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो उसी पर डिपेंड करती है। तो 1949 में एक आयोग, एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1949 में। तो उस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये परामर्श दिया, ये स्टेटमेंट दिया कि ग्रामीण उद्योग जब देखिए, शहर जो है वो गांव से मिलकर शहर बनता है, तो शहर अगर कहीं गांव की आभा को और गांव की संस्कृति को खत्म कर शहर के रूप में विकसित होता रहेगा और गांव से उसकी आभा और उसकी संस्कृति को लेता रहेगा, और उसके बदले में शहर गांव को वो वजूद, वो आभा, वो संस्कृति, वो अर्थव्यवस्था वापस नहीं कर पाएगा जो उससे उसने ली है, तो राष्ट्र जो है वो कमजोर होता जाएगा। ये स्टेटमेंट था 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको एग्जैक्टली अपने दिमाग में याद रखो, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं जो बोल रहा हूं, मेरे शब्द की कीमत है, ठीक है। मैं जो यहां पर लिखा हूं वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन शब्द और मेरे समय की कीमत है, बस ये ध्यान रखना। मैं जो बोल रहा हूं वो एक भी चीज फालतू में नहीं बोलता हूं, मैं पूरे लेक्चर के ड्यूरेशन में हर वो चीज जो मैं बोलता हूं वो आप लोगों ने महसूस किया होगा, कभी आप लोग देखेंगे तो, कि कोई भी चीज फालतू नहीं रहती, हर चीज आपके काम की चीज है, ठीक है। तो वही चीज मैं बोलता हूं, फालतू चीज मैं बोलता नहीं, इसलिए शब्द पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो मैं जो बोला हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, गांव की संस्कृति, और देखो गांव से ही शहर बनता है, और अगर कहीं ग्रामीण संस्कृति को आप पुनर्जीवित न करके शहर डेवलप कर देंगे, गांव की संस्कृति और सामाजिकता को समाप्त कर देंगे, तो जो ग्रामीण विकास में जो छोटे कुटीर उद्योग हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण श्रमिक और ग्रामीण कृषि मजदूर जो है पूरी तरीके से शहर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। अब शहर में आप लोग देखे होंगे कि क्या रहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो वही वो छोटे छोटे उद्योग तो है नहीं, वो लोग अपनी संस्कृति को अपनाकर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चला सकते हैं वो नहीं चला पाएंगे, अब बड़े उद्योग पे जाएंगे वो लोग। और दो ही चीज़ें चाहिए रहेगी वो लोग को, एक गवर्नमेंट जॉब, जो इतने पॉपुलेशन पे गवर्नमेंट जॉब सबको मिलना पॉसिबल है नहीं, बहुत से लोग इतने गरीब हैं, अभी भी इतने गरीब हैं, गरीबी अभी भी भारत में इतनी ज़्यादा है रूरल बैकवर्ड एरियाज़ में, कि वो लोगों के पास किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं है, किताब खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए पैसा नहीं। अभी आप लोग देखे होंगे, एक बच्चा है सोनू करके, एक बच्चा है, वो वायरल हो रहा है, वो इतने दिन से वायरल है, वो सिर्फ ये बात बोल रहा है वीडियो पे कि मेरा एडमिशन करवा दो एक अच्छे स्कूल पे, आईएएस बनना है मुझे, और उसका एडमिशन आज तक नहीं हो पाया है आज की डेट में। और ऐसा नहीं है कि वो वायरल हुआ तो वो लोग जान नहीं रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक या गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं है, होगा उसका एडमिशन, मैं नहीं होगा करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए 8 से 10 दिन हो गया, वो इतना वायरल हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका एडमिशन, एक स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे हैं, उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे कई हजारों हजार बच्चे हैं जिसके पास पैसा नहीं है, जो एक पेन और एक कॉपी नहीं खरीद सकते, सब्जी बेचते हैं रोड पे और पढ़ाई करते हैं उस सब्जी बेचने के ड्यूरेशन में। आप समझिए कि वो महंगी शिक्षा कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो दो ही चीज करेंगे वो लोग, एक तो शहरों पर डिपेंड होकर क्या करेंगे, पढ़ तो सकते नहीं, तो पढ़ नहीं सकते तो वही है, ऋण लेंगे, ऋण नहीं ले पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो उन किस पे डिपेंड करेंगे, कृषि, एक ही एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है। और मैं क्या बताया था आपको, जब तक अगर भारत को विकासशील से विकसित बनना है तो भारत को प्राइमरी सेक्टर पे अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी।
ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है कि अगर देश को विकसित होना है तो सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र की ओर बढ़ना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर से अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी पड़ेगी। तो अगर देश में बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड रहेंगे, कृषि ही करेंगे जीवन भर, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे नई टेक्नोलॉजी, जब मैं कृषि यांत्रिकीकरण आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसको, तो नई टेक्नोलॉजी को भी नहीं अपना पाएंगे क्योंकि एजुकेशन का लेवल उतना नहीं रहेगा। जिस मात्रा में उर्वरक उनको क्या बोलते हैं डालना चाहिए वो नहीं डाल पाएंगे, नई एग्रीकल्चर टेक्निक को नहीं अपना पाएंगे, वही पुरातन संस्कृति से करते रहेंगे और गरीबी की चपेट में हमेशा जीवन भर बने रहेंगे। तो ये जरूरी है शिक्षा जिसके थ्रू वो लोग सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र पर डिपेंड हो सके। तो ग्रामोद्योग में देखिए वही चीज 1949 में उस आयोग ने कहा था। उसके बाद गांधी जी ने भी यही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की अर्थव्यवस्था बसती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट करना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, ये ग्रामोद्योग जो है वो उतना लेवल पर डेवलप नहीं हो पाया। उसका पहले ये रीज़न ये था कि पहले भारत जो था वो गुलाम था। उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पहला पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया, मैंने आपको बताया था, क्योंकि भारत में खाद्यान्न की कमी थी। दूसरा जो उनका मेन फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकीकरण पे फोकस किया गया, लेकिन औद्योगिकीकरण में भी बड़े उद्योगों पे फोकस किया गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि नेहरू जी का ये मन नहीं था कि ग्रामोद्योग को वो डोमिनेट करना चाहते थे, ऐसा बात नहीं है, उन्होंने ग्रामोद्योग पे भी फोकस किया था। तो इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती गई और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन उस स्तर पे नहीं मिले जिस स्तर पे मिलने चाहिए थे। तो ग्रामोद्योग अब आपको समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शहरों में तेज हुआ, गांव में कुटीर उद्योग नष्ट होने चालू हो गए थे उस समय से, क्योंकि एक टाइम था जब हम ग्रामोद्योग में छोटी छोटी जो चीज़ें बनती थी ना, कोसा का जैसे वस्त्र है, जो दिया है, दिया सलाई उद्योग है, ये छोटा छोटा मिट्टी का बर्तन बनता है वो भी गांव उद्योग में बनता है, काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प, ये सब जो सामाजिक परंपराएं, उससे जो वस्तुएं निर्मित होती थी उसको हम लोग जैसे कोसा को एक्सपोर्ट करते थे। तो पहले एक्सपोर्ट होता था लेकिन धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, अभी बहुत एक्सपोर्ट कम हो रहा है। गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन भी चलाया था, बहिष्कार आंदोलन, जो क्या बोलते हैं 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो चला था वो सब आंदोलन भी चलाए। स्वदेशी अपनाने का स्वदेशी आंदोलन चलाया, स्वदेशी को अपनाने का, ठीक है, बाहर की वस्तुएं उसको निर्यात करने को रोकने का, मतलब आयात को रोकने का, वो सब इसीलिए था क्योंकि जो कुटीर उद्योग हैं उस पर फोकस बढ़े। जो हमारे किसान हैं वो सिर्फ किसानी पे निर्भर नहीं हो सकते, उनको और भी एक छोटे छोटे उद्योगों की ज़रूरत है जिसके अलावा वो जिसके थ्रू वो आजीविका चला सकें। तो अब देखते हैं ग्रामोद्योग का डेफिनेशन क्या है। तो ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ग्रामोद्योग के अंतर्गत वो सब चीज़ें आती हैं जो सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से जुड़ी होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, और जिसके थ्रू जो कृषक परिवार हैं और जो कृषि करने वाले परिवार हैं, जो कम आय वाले परिवार हैं, जो जुड़े रहते हैं उससे और वो अपना उद्योग धंधा चला के अपनी आजीविका चलाते हैं। अब उसका डेफिनेशन देखो, ग्रामीण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10,000 के आसपास है, 10,000 है, 10,000 से कम है या थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा है, 10,000 के आसपास है जिसकी जनसंख्या जिस गांव की, और में स्थापित कोई उद्योग जो बिजली इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल करके वस्तु उत्पादित करता हो या सेवा देता हो, वो कहलाएगा ग्रामोद्योग। जनसंख्या कितना, 10,000 के आसपास होना चाहिए, बिजली का इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल किए भी क्या करता हो, उत्पादित करता हो। जैसे चरखा उद्योग जो है, जो हस्तशिल्प उद्योग है, जो कोसा उद्योग है, जो जांजगीर चांपा में आप देखे होंगे, वो वहाँ का सांस्कृतिक एक रीजनल उद्योग है, वहाँ पर कोसा होता है जांजगीर चांपा में। और इसी के कारण, उस कोसा की उपलब्धता के कारण छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल कहा जाता था, छत्तीसगढ़ को दो कोसल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कोसा का उत्पादन बहुत होता था, ठीक है। गरियाबंद क्षेत्र में उसी तरीके से हीरे का उत्पादन बहुत होता था, तो हीरे का उत्पादन बहुत होता था। और गरियाबंद से लगा हुआ स्टेट कौन सा था, उड़ीसा था। उड़ीसा में कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम। तो उस डैम का नाम हीराकुंड डैम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर गरियाबंद वाले क्षेत्र में, मैनपुर वाले गरियाबंद के क्षेत्र में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता था। और गरियाबंद क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र था क्या, उड़ीसा। उड़ीसा की सीमा किससे लगती है, गरियाबंद से लगती है, तो गरियाबंद के क्षेत्र से जुड़ा था उड़ीसा। वहां पर जब डैम बना तो उसका नाम रख दिया गया हीराकुंड। कनेक्ट करके पढ़ा करो हमेशा, ठीक है। कोई भी चीजें जब पढ़ो तो उसको ये ध्यान रखो कि क्यों इसका नाम रखा गया, दिमाग में क्वेश्चन मार्क हमेशा बने रहना चाहिए। तो समझ में आया हीराकुंड डैम का नाम हीराकुंड डैम क्यों पड़ा, तो ये सब चीजें हैं। तो अब देखते हैं, देखो स्थिर पूंजी, ये समझ में आ गया ग्रामोद्योग का, ये ध्यान रखना ना, ये 10,000 के आसपास जनसंख्या होनी चाहिए, पूछ सकता है इसको। स्थिर पूंजी निवेश मतलब
कैपिटल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस उद्योग को निर्माण करने में, उसमें संयंत्र जो लगा रहे हैं आप, मशीनरी, उसके मशीन, भूमि जो लैंड आपको लगेगा, और भवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसमें प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15,000 से अधिक ना हो। मतलब ये सारे चीज मिला के 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो आएगा सूक्ष्म उद्योग, मतलब ग्रामोद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक, जब आपको मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन और ये आपका पूरा भूमि, लैंड वैंड सब मिला के 15,000 से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तब इसमें इन सब चीजों में ये आएगा आपका ग्रामोद्योग के अंतर्गत। ठीक, अब ग्रामोद्योग में कौन कौन से उत्पादक ग्रामोद्योग है, मतलब कौन कौन से उद्योग ग्रामोद्योग के अंतर्गत शामिल है, जिसमें यही 15,000 के अंतर्गत ये सब जो मैं क्राइटेरिया आपको बताया हूँ उसमें शामिल हो जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ये क्वेश्चन आपका 2012 के पेपर में आया हुआ है कि कौन सी वस्तुएं ग्रामोद्योग के अंतर्गत शामिल है कि नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब कुल 96 वस्तुओं के उत्पादक ग्रामोद्योग हैं। मतलब 96 वस्तुओं, देखिए सेक्टर में बांट दिया गया है वस्तुओं को, और हर सेक्टर में, कुछ सेक्टर में 10 वस्तुएं डाल दी गई हैं, कुछ सेक्टर में 20 वस्तुएं डाल दी गई हैं, कुछ सेक्टर में 30 वस्तुएं डाल दी गई हैं। तो मैं उस सेक्टर को बता रहा हूं आपको, ठीक है, उस समूह को बता रहा हूं। ग्रुप है, उस ग्रुप में 2, 4, 5, 10, 15, 20 वस्तुओं को डाल दिया गया है। तो टोटल 96 वस्तु इन सब ग्रुप्स में शामिल है। तो कौन कौन से वो ग्रुप हैं जो ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो पहला है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग समूह है, ये ग्रुप है। अब खनिज से बहुत सारा पावर प्लांट में भी काम आता है। खनिज, कोयला जो है, जैसे कि कोयला एक खनिज है तो पावर प्लांट में भी काम आएगा, और भी जो प्लांट्स हैं वहाँ भी काम आएगा। बहुत सी जगह जहाँ जहाँ बर्निंग का काम आएगा वो सब कोयला काम आएगा वहाँ। तो यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग, स्टील प्लांट में भी काम आता है। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग समूह, ये ग्रुप है। तो इसमें कुछ वस्तुओं को जोड़ दिया गया है, इसको याद रखना है आपको। वन आधारित उद्योग समूह, वनों से आधारित उद्योग समूह जितने भी हैं वो सब में ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं। कृषि उद्योग समूह, चमड़ा और रासायनिक उद्योग समूह, गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग समूह और इंजीनियरिंग उद्योग समूह, वस्त्र उद्योग समूह तथा सेवा उद्योग समूह, ये सब के ग्रुप्स में ये 96 वस्तुओं को डाल दिया गया है अलग अलग ग्रुप से। अब सब वस्तु लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, इस ग्रुप्स को याद रखना। इसी में से आपका क्वेश्चन जो है वो आया था, वो बन जाएगा, और अगर और आएगा तो वो भी बन जाएगा। तो ये जो है वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत शामिल है, इसमें वस्तुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं ग्रामोद्योग यानी हथकरघा। तो ये जो छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं आप अपन, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में अब एक ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्या आता है, हथकरघा उद्योग भी आता है। हथकरघा उद्योग भी आता है। तो ये हथकरघा उद्योग के बारे में हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही हैं, किस तरीके से इसके लिए क्या क्या आयोजन किया जाता है, ये सब चीज़ जो है वो हम लोग ये वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो ग्रामोद्योग अब छत्तीसगढ़ में आ गया अपन, ठीक है। अब हथकरघा उद्योग कवर करें। अब इसके बाद रेशम उद्योग भी है, उसके बाद इसमें जो क्या क्या योजनाएं चलती हैं वो भी है सब। तो ये सब हम लोग स्टेप वाइज देखते जाएंगे। तो हथकरघा उद्योग के बारे में, ग्रामोद्योग के अंतर्गत जो हथकरघा उद्योग है छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है किसको, हथकरघा उद्योग का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे से लोग जो हैं वो हथकरघा का प्रयोग करते हैं और उसके थ्रू क्या करा रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसलिए गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको सशक्त करने में और रोजगार प्रदान करने में ये बहुत से रोजगार भी दे रहा है। तो उसमें क्या है, हथकरघा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक परंपराओं को प्रतिबिंबित भी करता है ना। जो ये जो बुनाई करते हैं, बुनाई और कताई करते हैं, उसके परंपरागत धरोहर को, जो ये परंपरागत धरोहर है, ये प्राचीन धरोहर है, ठीक है, इसी को मेंटेन करना है ना ग्रामोद्योग में। मैं बताया आपको, उसको मेंटेन करके उसको खत्म नहीं किया है, उसको बनाए रखने की, अक्षुण्ण बनाए रखने, अक्षुण्ण का मतलब बिना क्षरण के, अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सांस्कृतिक, अब बुनकर समुदाय की जो कल्चरल बैकग्राउंड है, सांस्कृतिक परंपरा है और सोशल परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, उसको क्या करता है, उसको प्रतिबिंबित करता है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है। क्या, हथकरघा और बुनाई उद्योग। तो उसी तो ग्रामीण उद्योग का तो डेफिनेशन ही वही है, ठीक है, ग्रामोद्योग का। तो ये ग्रामोद्योग है। छत्तीसगढ़ में हथकरघों की संख्या कितनी है टोटल, ये अमाउंट याद रखना भाई, पूछ सकता है इसको। तो छत्तीसगढ़ में टोटल हथकरघों की संख्या कितनी है, 19,265 हथकरघे छत्तीसगढ़ में है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना रोजगार जनरेट हो रहा है, कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है ना इससे। तो कितना रोजगार जनरेट हो रहा है, 57,795 बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। 19,265 हथकरघे हैं, जिससे 57,795 बुनकरों को क्या मिल रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। ठीक,
अब छत्तीसगढ़ में कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको पीएससी में भी पूछता है, व्यापम में भी पूछता है। अब आपको ध्यान रखना है इसको, तो इसमें आपको ये वाले पेपर में भी पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, जांजगीर चांपा और रायगढ़। जांजगीर चांपा सबको याद रहता है, रायगढ़ किसी की याद नहीं रहता है। तो ये दो क्षेत्र जो हैं वो कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, जांजगीर चांपा और उससे लगा हुआ जिला क्या है, रायगढ़। तो ये जो है वो दोनों कोसा उत्पादक क्षेत्र हैं। और सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो ये पूरा सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र को याद रखना भाई, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर और जगदलपुर। ये दोनों जो हैं, ये जो पूरे जो हैं मतलब 5 इधर है और 6, 7, 8, 9, तो ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 9 जिले जो हैं वो क्या हैं, सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। मतलब यहाँ पर सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है और यहाँ पर कोसा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कोसा है। ठीक, तो ये दोनों को आप लोग ध्यान रखना, कौन कौन सा इसका क्षेत्र है, इसको पूछ सकता है पेपर में। अब हम लोग देखते हैं राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विख्यात हैं। ये तो मैं आपको बताया ही, जो हमारे स्टेट का कोसा है वो बहुत प्रसिद्ध है और राष्ट्रीय जो जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र हैं, है ना, उसमें क्या है, राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस है। उसके अलावा बस्तर का क्या, घड़वा शिल्पकला बहुत फेमस है और रजवाड़ भित्ति शिल्पकला भी फेमस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पहला, बुनकर समिति। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि कितनी बुनकर समिति 2019-20 में थी और 2020-21 में। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का डाटा है जो 2020-21 को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब 2020-21 का डाटा को बताता है, 21-22 जो है वो। तो यहाँ पर कितने थे और ये कितने हैं ये बता रहा हूँ। तो बुनकर की समितियाँ, इन लोगों के बुनकर जो होते हैं ना, उनकी समिति होती है, ग्रुप होता है। तो बुनकर समिति कितने हैं, 19-20 में 265 थे, 20-21 में 292 हो गए हैं। कार्यशील करघे, मतलब वो करघे जो काम हो रहा है जिनसे, 19,265 थे 2019-20 में और ये 19,265 ही हैं। और बुनाई के लिए रोजगार 57,795 लोगों को मिला है और यहाँ पे भी 20-21 में 57,795 को भी मिला है। तो इसमें याद रखने की बात यह है कि बुनकर समितियाँ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। 265 समितियाँ थी लेकिन 2020-21 में 292 समिति हैं। देखो पीएससी ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, विश्लेषण वाला जो क्वेश्चन है वो पीएससी पूछता है, लेकिन व्यापम में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखना मैं जो बोला हूँ उसको, कि ये जो बुनकर समिति है वो 2019-20 के कंपैरिजन में वो बढ़ोतरी उसमें हुआ है। व्यापम अपने बाकी जो पेपर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आजीविका का 30 क्वेश्चन आने वाला है, अभी इसमें पूछ सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। नेशनल हैंडलूम एक्सपो एवं हथकरघा प्रदर्शनी। देखो जो हथकरघा से जो हथकरघा से जो चीज़ें बनती हैं, है ना, और हैंडलूम की जो चीज़ें बनती हैं, उन सब चीज़ों को विपणन के लिए उनको मार्केट तो अवेलेबल कराना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत क्या रहता है, मार्केट अवेलेबल नहीं रहता है, लोग जो रहते हैं वो खरीदने वाले लोग नहीं रहते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। तो अगर उनको अगर कहीं मार्केट का एक्सेस नहीं दिए, मार्केट अवेलेबल नहीं कराए, मार्केट तक उनकी पहुँच नहीं बनाए, तो वो लोग को सही उचित दाम और सही दाम नहीं मिल पाएगा वो लोग को। तो उसी मार्केट का एक्सेस बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रदर्शनी का, वो लोग क्या करते हैं, प्रदर्शनी दिखाते हैं अपना। तो वो एक मेला टाइप का लगता है, वहाँ वो लोग लेके आते हैं, वहाँ वो लोग को अच्छा खासा दाम मिल जाता है उसका, क्योंकि शहर में मेला लगता है, शहर के लोग उसको खरीदते हैं, उन लोग के पास पैसा रहता है। तो प्रदेश में हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन मतलब मार्केट, है ना, मार्केटिंग, विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है, नेशनल हैंडलूम मतलब राष्ट्रीय हैंडलूम एक्सपो और हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। एक तरीके मेला तरीके का होता है, आप लोग गए भी होंगे। ठीक है, भारत और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से भिलाई में लगता है, देखना हैंडलूम एक्सपो, और भी बहुत जगह लगता है। तो नेशनल, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पार्टिसिपेशन से इसका आयोजन किया जाता है। शायद एक हैंडलूम फेयर में पीएम मोदी जी भी गए हुए थे एक बार, उनका फोटो वायरल हुआ था, आप देखे होंगे। तो वो यही हथकरघा मतलब स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही वो गए हुए थे। वहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने खरीदी भी थी, लिट्टी चोखा खाया था, वो सब आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये हथकरघा वही उसी तरीके का वो मार्केट होता है। ठीक, तो वो स्वदेशी को मतलब उसको बूस्ट अप करने के लिए ये सब चीज़ें जो एक्सपो का है, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। हथकरघा संघ द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो, अभी हथकरघा संघ के द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो जो है वो रायपुर में आयोजन किया गया था। कब, 2018-19 में हथकरघा संघ के द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो, ये सब संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि हथकरघा संघ द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था, रायपुर में।
कब किया गया था? 2018-19 में। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। जिला स्तरीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। देखो, राष्ट्रीय स्तर, फिर उसके बाद धीरे से नीचे, फिर उसके जिला स्तरीय। तो वर्ष 2019-20 में किया गया था। ये भी स्थान था कहाँ कहाँ, जिला, कौन कौन से जिला में? तो राजनांदगांव में, बलौदाबाजार में, कांकेर में, कोंडागांव में, गोंदिया में, अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में, उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और ये जो है वो क्या, जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है। 2020-21 में कोरोना के कारण प्रदर्शनी जो है, पूरी प्रदर्शनी जो है वो 2 साल से, आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस का प्रकोप था, पूरा लॉकडाउन चल रहा था, तो ये जो प्रदर्शनी है वो स्थगित हो गई है। अब जो अभी जो आएगा 21-22 उसमें फिर ये प्रदर्शनी फिर से मतलब 22 में आयोजित की जाएगी। लेकिन अभी तक कहाँ कहाँ किया गया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ के रखिए। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसका 3 से 4 पार्ट आने वाला है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे, आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।